गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बार फिर से यहां पर डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम 23 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। आप सभी का यहां पर क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। पीडीएफ ले लीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि आप सभी के लिए रिपब्लिक डे की सेल शुरू हो गई है जहां पर आपको सारे कोर्सेस काफी इफेक्टिव प्राइस में अवेलेबल है। काफी अच्छा डिस्काउंट आपको सारे कोर्सेस पर अभी अवेलेबल है क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 23 जनवरी के करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पराक्रम दिवस से, कि हर साल पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्या है भाई इस दिन? तो 23 जनवरी को 1897 में एक फ्रीडम फाइटर का जन्म हुआ था इंडिया में, बहुत ही फेमस, और ये हैं सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, किस राज्य में जन्मे हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत के ओडिशा में कटक देखने को मिलता है। ओडिशा के कटक में जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का। बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं और बहुत ही अच्छा योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। आज भी याद किया जाता है सुभाष चंद्र बोस को, है ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, काफी अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर इंडिया में रहे जिन्होंने आज हमें आजादी दिलवाई है। ओके, उसी में से एक हमें देखने को मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। हालांकि 1939 में एक बार फिर से चुने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमको यह पता होना चाहिए कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस किसकी याद में या किसकी जयंती के रूप में मना रहे हैं। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। इस साल 2025 में इनकी 128वीं जयंती है। अच्छा, पराक्रम दिवस पहली बार घोषित कब किया गया था? तो 2021 में जब हमने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को सेलिब्रेट किया था, बर्थ एनिवर्सरी को जब सेलिब्रेट किया था, तो घोषणा की गई थी 2021 में कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कटक ओडिशा में जन्मे हैं 23 जनवरी 1897 में। 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे पहली बार। यह एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि है जो कि हिस्ट्री से काफी एग्जाम में पूछी जाती है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट ईयर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ तो वहां पर भी कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे सुभाष चंद्र बोस, चुनकर आए थे। लेकिन बाद में गांधी जी के साथ इनके जो मतभेद थे उनके चलते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की बाद में स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अब इनकी अगर हम आगे की जर्नी देखते हैं, इंडियन अगर हम स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जर्नी देखते हैं, तो 1943 में ये आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए थे और इसी वक्त आजाद हिंद फौज में इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी, जो कि जिसमें जो फ्रीडम फाइटर थे ना, पूरी महिलाएं थी। गांधी जी ने इन्हें पेरियोट्स ऑफ पेरियोट्स के रूप में संबोधित किया है, मतलब देशभक्तों के देशभक्त। किसको कहा है? सुभाष चंद्र बोस। जयंती कब मनाई गई? 23 जनवरी को। और किस रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। आगे आएंगे। हाल ही में स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण किसने किया है? तो स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण का श्रेय दिया जाता है डीआरडीएल को। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के रूप में जाना जाता है डीआरडीएल को, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत काम करती है। किसके अंतर्गत? डीआरडीओ के अंतर्गत। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसके अंतर्गत डीआरडीएल काम करती है। यह लेबोरेटरी काम करती है जिसने स्क्रैम जेट इंजन का हाल ही में सफल परीक्षण किया। देखिए, स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण हो गया आपको, लेकिन यह समझ में आना चाहिए कि इसके परीक्षण से इंडिया को फायदा क्या होने वाला है। तो जो
हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ना, उसके निर्माण में अब इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो चाहिए वो चाहिए स्क्रैमजेट इंजन। और इंडिया की जो अभी उपलब्धि है वो ये है कि हमने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 23 सेकेंड में इसका परीक्षण किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा। ऐतिहासिक उपलब्धि से माना जा सकता है। जब यह सफलतापूर्वक इस इंजन का हमने टेस्ट किया है तो अब हम हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है ना, ये एक और डाउट आया है। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये ऐसी मिसाइल है जो कि आवाज की गति से भी 5 गुना ज्यादा तेज चलती। अगर फायर किया जाता है ना तो आवाज की गति से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड इसकी देखने को मिलेगी। इसे कहा जाता है मैक 5, है ना, जो स्पीड है उसे कहा जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होती है। आवाज की गति से 1 गुना तेज है तो मैक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस आधार पर मैक 5 की बात करें तो आवाज की गति से 5 गुना स्पीड में जो मिसाइलें जाती है हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता अगर हम इसकी देखें ना तो किसी भी रडार सिस्टम के डिटेक्ट में आए बिना, मतलब कोई भी रडार सिस्टम जो मिसाइल के लिए लगा हुआ है नष्ट करने के लिए, उसके वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि कोई एलिमेंट यहां से उड़ के गया। समझो कितनी ज्यादा स्पीड होगी। एक मतलब वो जो रडार सिस्टम लगाया गया वो डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है कि यहां से कुछ गया है, तो स्पीड कितनी अच्छी होगी। क्विकली किसी भी टारगेट को अगर हमको नष्ट करना है तो उसमें हमारी मदद करेगी हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि ये ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा तेज जा रही है। 5400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी देखने को मिलती है। 5400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें देखने को मिलती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। और इसी के लिए इंजन विकसित किया गया है स्क्रैमजेट इंजन, जिसे विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने। जो इंजन है ना वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करता है एक ईंधन के रूप में, तो उससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है इनकी स्पीड बढ़ाने में। स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक व्हीकल का एक मेन कंपोनेंट है। यहां पर डीआरडीएल के बारे में मैंने आपको कैजुअली बता दिया कि ये डीआरडीओ के अंतर्गत काम करती है और हैदराबाद में यह स्थित है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यह लेबोरेटरी काम करती है। अब डीआरडीओ, इसके बारे में आपको काफी बार बता चुका हूं। स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 में। भारत के लिए मिसाइल्स डेवलप करना है ना, ऐसे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, रिसर्च करना, डेवलप करना, ये सारी जिम्मेदारी डीआरडीओ के पास है ना। एक रक्षा अनुसंधान संस्थान है इंडिया का। 1958 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर हैं, चेयरमैन। 52 लेबोरेटरीज वर्तमान में डीआरडीओ के अंतर्गत काम करती है। हाल ही में किस राज्य ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया है? देखिए फुल फॉर्म से आपको यहां पर इस राज्य का नाम पता चल जाएगा, लेकिन अगर फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं पूछा गया ना तो कवचम अगर पूछा जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा फुल फॉर्म देख लेते हैं। केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसे कहा जाता है कवचम, नाम दिया गया है। इसे लॉन्च किसने किया? केरला स्टेट ने। आंसर भी होगा क्या इससे, सिस्टम क्या है? तो देखिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज करते हुए मौसम संबंधित गतिविधियों को पहले ही डिटेक्ट किया जा सकेगा। वार्निंग दी जा सकेगी अगर कोई फ्लड आ जाता है ना, अगर हो सकता है सुनामी आ जाए कभी, क्योंकि केरला भी समुद्र तटों पर स्थित एक राज्य है। सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर फ्लड बहुत प्रॉब्लमेटिक है केरला के लिए। बहुत सारे जो बोल सकते हैं नेचुरल क्राइसिस अगर कुछ भी आता है तो उस पे पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर लोगों को इसकी जानकारी देना मुख्य उद्देश्य कवचम सिस्टम को लॉन्च किए जाने का। केरला के जो वर्तमान सीएम हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये लाया गया है। पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा, अनुमान दे देगा कि भैया बाढ़ आने वाली है, बारिश बहुत ज्यादा होगी,
सुनामी आ सकती है या फिर अदर जो नेचुरल क्राइसिस है उनके बारे में पहले ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके ये इंफॉर्मेशन दे सकता है और वार्न कर सकता है लोगों को, सरकार को। कवचम को केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। केरला राज्य में हाल ही में से लॉन्च किया गया। केरला के बारे में यहां पर हम बेसिक फैक्ट की बात करते हैं, बेसिक चीजों की बात करते हैं, तो सबसे पहली आती है यहां पर लिटरेसी रेट। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में है वर्तमान में 96%, है ना। ये अभी एक सर्वे आया था 2018 में, लिटरेसी सर्वे बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसने बताया कि भैया केरला का जो अब लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 96.2% है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य इंडिया का केरला। और इसके अलावा सबसे ज्यादा सेक्स रेशो भी केरला में ही देखने को मिलता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर यहां पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो लिंगानुपात वाला राज्य भी केरला। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर। सीएम की हमने बात की पिनाराई विजयन। केरला स्टेट में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 140, राज्यसभा सीटें हैं 9 और लोकसभा की सीटें हैं यहां पर 20। यह है केरला के बेसिक फैक्ट, बेसिक जानकारी जो कि हमको यहां पर देख लेनी चाहिए। पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लेना। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि आप सभी के लिए रिपब्लिक डे की सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। आप चेकआउट कीजिए दोनों ही एप्लीकेशन को। काफी अच्छे कोर्स, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में अभी वहां पर अवेलेबल है रिपब्लिक डे तक। इसके अलावा देखिए जो इकोनॉमिक्स का रिकॉर्डेड कोर्स है या फिर इंडियन ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन बैच है तीनों का, वो आपको यहां पर अभी के लिए इंडिविजुअल 124 रुपीज में अवेलेबल है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। वहां पर आपके लिए तीनों कोर्सेस अभी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। वैसे सारे ही कोर्सेस हैं पर यहां पर स्पेसिफिक काफी स्टूडेंट की क्वेरी इन कोर्सेस पर आ रही थी, इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी के फाउंडेशन बैच पर, तो इनके बारे में मैंने आपको स्पेशली इन्फॉर्म कर दिया है। कोई भी डाउट है हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, स्क्रीन पर भी होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी अगर कोई भी हर्डल आता है आपको तो। आगे, हाल ही में ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट के 4th एडिशन किसने जारी किया है? तो ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, इसका 4th एडिशन लॉन्च किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। एक रिपोर्ट है, जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, प्रवासी हैं जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, उन पर आधारित ये रिपोर्ट है कि भाई ये पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कैसा योगदान दे रहे हैं। किसी भी देश के जो ग्लोबल लेबर मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल लेबर मार्केट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की भूमिका के बारे में यहां पर बताया गया है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया जिसका नाम दिया है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर। अब कुछ की पॉइंट्स को यहां पर हाईलाइट किया गया है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को लेकर। जो माइग्रेंट होते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान काम की तलाश में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो ऐसे जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है उनके बारे में यहां पर रिपोर्ट में बताया गया। की पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे की पॉइंट्स आप छोड़ सकते हैं लेकिन यहां पर हम एक बार छोटे छोटे की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक बार आपको सुन लेना चाहिए। बाकी रिपोर्ट किसने जारी की ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो, इस रिपोर्ट में बताया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का ग्लोबल लेबर फोर्स में, पूरे वर्ल्ड में जो कामगार है ना, उस फोर्स में 4.7% का योगदान है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स पूरे वर्ल्ड में 167.7 मिलियन हैं। इनमें से ऐसे लोग जिनके पास काम था करने के लिए, जो एम्प्लॉयड थे, वो 155.6 मिलियन थे और बाकी जो 12.1 मिलियन ऑलमोस्ट जो लोग थे वो बेरोजगार थे। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में जो ऑल ओवर माइग्रेंट्स है उनमें से 68.4% इंटरनेशनल माइग्रेंट्स सर्विस सेक्टर में कार्यरत थे।
विमेन्स की बात करें तो जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में विमेन है उनमें से 80.7% कार्यरत थी। 24.3% इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इंडस्ट्री सेक्टर में कार्यरत थे और 7.4% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। हाई इनकम वाले देशों में ऑल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का 68.4% कार्यरत है और वहीं पर हाई मीडियम आय वाले इनकम वाले कंट्रीज की बात करें तो वहां पर 17.4% इंटरनेशनल माइग्रेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि वर्किंग में है। तो इस तरीके से कुछ डिटेल है, कुछ डेटा है जो कि साझा किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर। किसने जारी की रिपोर्ट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे कुछ सेशंस पहले इसकी एक रिपोर्ट और हमने पढ़ी थी, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025। यह भी किसने जारी की थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। पूरे वर्ल्ड में श्रमिक, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों असंगठित क्षेत्र के हों, उनके अधिकारों के लिए काम करना, उनके राइट्स के लिए काम करना, प्रोटेक्ट करना, यह काम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। 187 कंट्रीज वर्तमान में इसकी मेंबर है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके कार्यों के कारण 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। तो दो रिपोर्ट्स जो कि रिसेंटली आई है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये तो हो गई। सोशल डायलॉग रिपोर्ट, ये भी ILO जारी करता है। ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये सभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अदर रिपोर्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? तो एक संस्था है जो कि तंबाकू पर रिसर्च का काम करती है और इसका नाम है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता है। इसका अभी नाम बदला गया है, उसका नया नाम किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। इससे होगा क्या? नाम क्यों बदला गया? देखिए, अभी जब वो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान था ना, तो वो केवल तंबाकू पर ही अनुसंधान कर रहा था, लेकिन अब इसको चेंज किया गया है, कुछ और कमर्शियल क्रॉप्स को भी एड ऑन किया गया कि भैया इस पर भी रिसर्च का काम यही संस्था करेगी। तो नाम बदला गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। यह नाम बदला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च पर एक राष्ट्रीय संस्था है। इसने नाम बदला सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का और नया नाम कर दिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब होगा क्या? ये जो संस्थान है जो कि पहले तंबाकू पर रिसर्च करता था, अब इसका जो दायरा है ना वो बढ़ जाएगा। अब ये हल्दी, मिर्ची, अरंडी और अश्वगंधा, ऐसी 4 और क्रॉप्स को भी यहां पर शामिल किया जाएगा जिस पर रिसर्च का काम करेगा ये तंबाकू के साथ। तंबाकू पर जो पहले से ही रिसर्च चल रही है वो तो करेगा ही, 4 और फसलें यहां पर जुड़ जाती है जो कि कमर्शियल क्रॉप्स है। तो 5 फसलों पर अब ये रिसर्च का काम करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। इस संस्था की बात करें जो कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 2025 में अभी नाम बदला गया, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। आंध्र प्रदेश में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब तंबाकू के साथ 4 और कमर्शियल क्रॉप्स यहां पर जुड़ गई जिन पर यह रिसर्च करेगा, हल्दी, मिर्ची, अरंडी और अश्वगंधा, और साथ ही 5वीं कौन? तंबाकू। ओके, अगर हम इंडिया में तंबाकू का प्रोडक्शन देखें, इसका अगर हम कंजम्पशन पर नजर डालते हैं तो देखिए 15 राज्यों में इंडिया में तंबाकू की खेती की जाती है वर्तमान में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें जो कि सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करते हैं, तो ऐसे स्टेट में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्य देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्लोबल पोजीशन देखें, है ना, तंबाकू के उत्पादन में, तो हम सेकेंड प्लेस पर आते हैं, लेकिन हमारा जो खपत है, हमारी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है,
ग्लोबल एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है तंबाकू को लेकर, ये 6% है, क्योंकि हम घर में ही खा जाते हैं, है ना। तो सेकेंड प्लेस पर है हम प्रोडक्शन के मामले में तंबाकू को लेकर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी बात करें जिसने नाम बदला है इस संस्थान का, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1929 में। पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, अच्छा किस चीज की रिसर्च होगी यहां पर? देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस होगी या जो मीटिंग होगी ना, उसमें इस बात पर डिसीजन लिया जाएगा, इस बात पर चर्चा की जाएगी कि भैया हम 2036 में सोच तो रहे हैं कि इंडिया में ओलंपिक करवाएं। अभी तक हमको हालांकि मेजबानी नहीं मिली, लेकिन अगर हम फोर्स डालेंगे इंटरनेशनली तो हमको मिल जाएगी मेजबानी, क्योंकि इंडिया बहुत ही कद्दावर है अभी पूरे वर्ल्ड में, तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या हम ओलंपिक को कंडक्ट कराने की स्थिति में हैं? भाई बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे, जगह चाहिए होगी, इंटरनली कंफर्ट चाहिए होगा, है ना। हमारे लोगों की जागरूकता कितनी है, हम कितने तैयार हैं, बहुत सारे फैक्टर इस पर काम करेंगे। तो इन सभी पर चर्चा करने के लिए ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा गुजरात राज्य में, गुजरात के गांधीनगर में। देखो पहली चीज कि जब हम ओलंपिक का आयोजन करवाएं तो क्या उससे जो हमारा संचित निधि है, जो भारत सरकार का जो पैसा होता है ना, फंड, उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम इतना कवर ही नहीं कर पाएंगे और उससे ज्यादा हम खर्चा कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो कि बोझ आ जाए हम पे, है ना, और जितना हम जनरेट नहीं करें खेलों से उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाए, बोझ आएगा इंडियन गवर्नमेंट पे। सेकेंड, जो हम स्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे उसको टेम्पररी बनाएं सिर्फ ओलंपिक के लिए, या फिर परमानेंट ऐसा कुछ बना ले कि भैया आगे भी हमको फिर हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए, अदर टूर्नामेंट करवाने के लिए वो जगह काम आए, है ना। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी, किन किन खेलों के लिए क्या किस जगह को चूज किया जाना चाहिए, है ना, हम कितने अवेयर हैं, हमारे पास पैसा कितना है, तो सारी चीजों को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो ये ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है जो कि आयोजित की जाएगी कहाँ पर? ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी इसी महीने 27 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक। उद्देश्य क्या है? 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हम दावेदारी स्थापित कर सकते हैं कि नहीं, आर्थिक मॉडल हमारा कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। जो हमने पास्ट में गेम्स आयोजित करवाए, जैसे कॉमनवेल्थ 2010 में दिल्ली में हुआ था, तो भैया हम उससे कुछ सीखें, है ना, उन अनुभवों से सीखते हुए कि भाई हमको महंगा तो नहीं पड़ेगा देश को, है ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इसके क्या यूसेज हैं, स्पोर्ट्स वेन्यूज जो बनाए जाएंगे क्या उसको परमानेंट रख पाएंगे कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाया जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो आयोजन कहां किया जाएगा ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का? जनवरी के एंड में 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में। पीटी उषा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और गगन नारंग जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ये दोनों भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, भारत में जो एथलीट हैं उन्हें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर ट्रेन करना, और इसके अलावा जो भारत में एशियाई खेलों में कौन सा एथलीट जाएगा, ओलंपिक में कौन जाएगा, इन सभी जो एथलीट है उनका चयन करना, उस टीम का प्रबंधन करना, ये सारा काम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। 1927 में स्थापना की गई थी, इंडिया के नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट पीटी उषा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की है? तो यह राज्य बन गया है छत्तीसगढ़ राज्य, जो अपने यहां पर ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है खुद की, है ना, उनको सालाना 10,000 रुपए प्रदान करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साई ने हाल ही में राज्य में एक स्कीम अनाउंस की है।
स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। भूमिहीन मजदूरों को, कृषि मजदूर स्पेशली जो किसान है जिनके पास भूमि नहीं है, कृषि मजदूरों को ये भूमि दी जाए, ये आर्थिक सहायता दी जाएगी हर साल 10,000 रुपए। तो लगभग 7.5 लाख जो राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूर है उनको यहां पर प्रॉफिट होगा और जो उनकी आर्थिक स्थिरता है उनमें सुधार किया जा सकेगा। पैसा कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए प्रति वर्ष, है ना, एनुअल सपोर्ट है ये। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना किस राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ राज्य की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली और उसमें बताया गया कि भारत पूरे वर्ल्ड में कॉफी के प्रोडक्शन में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। कॉफी का सबसे बड़ा अगर हम उत्पादन करने वाला देश देखें तो वो हमें ब्राजील देखने को मिलता है, हम 7वें स्थान पर आते हैं। कॉफी प्रोडक्शन में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश हो गया है इंडिया। उत्पादन तो करता ही है, एक्सपोर्ट में भी इंडिया का काफी अच्छा योगदान देखने को मिलता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कॉफी निर्यात का जो हमारा आंकड़ा है वो पहुंच गया है 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। 2020-21 में ये 719 ऑलमोस्ट 719 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अब बिलियन में हो गया है, 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है, जो किस्म उगाई जाती है, अरेबिका और रोबुस्टा, दोनों कॉफी की किस्में हैं। जितनी भी कॉफी हम उगाते हैं उसका 3/4 मतलब ऑलमोस्ट 75% कॉफी के यही दो प्रजातियां हमारे यहां उगाई जाती है, अरेबिका और रोबुस्टा कॉफी। सबसे पहली बार इंडिया में कॉफी उत्पादन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। कर्नाटक की पहाड़ियों में मोचा बीजों की खेती शुरू की गई थी, जो कि कॉफी के बीज थे, और यहां से कर्नाटक में कॉफी सबसे पहली बार आती हुई दिखाई देती है, अगर इतिहास जो हमको प्राप्त है उसको देखें तो। ओके, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉफी की बात कर लेते हैं। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से होता है वेस्टर्न घाट एरिया में, है ना, जो पश्चिमी घाट है वहां पर उससे लगे हुए एरिया में देखने को मिलता है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो यह है कर्नाटका। 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग, ओके, मेट्रिक टन प्रोडक्शन छोड़ दो, फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक है 2022-23 में। फिर इसके अलावा फिर केरला और तमिलनाडु कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, लेकिन पहला सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है? कर्नाटका। दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक देशों की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पहले नंबर पर आ जाएगा ब्राजील। पूरे वर्ल्ड में जो 100% कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें से 37% कॉफी का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का ब्राजील करता है। सेकंड पर वियतनाम है, और अब पूरे तो याद नहीं करेंगे, इंडिया आता है 7वें नंबर पर। अरेबिका और रोबस्टा, ये दो कॉफी की किस्में हम उगाते हैं, रोबस्टा या रोबुस्टा भी कहते हैं कहीं कहीं। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में कॉफी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च के लिए काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार के अंतर्गत स्थापना की गई थी 1942 में। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और एम.जे. दिनेश इसके चेयरमैन या अध्यक्ष के पद पर हैं। हाल ही में जारी एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के अनुसार भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? समझ नहीं आया सर, पहला तो ये पता चले हमको कि भाई रिपोर्ट क्या है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, इस आधार पर निकाली जाती है कि किसी भी देश के नागरिकों को उनकी गवर्नमेंट पर, उनके देश की मीडिया पर, एनजीओस पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर कितना ज्यादा ट्रस्ट है। परसेंटेज में इसको एक रिव्यू लिए जाते हैं नागरिकों से और फिर परसेंटेज के आधार पर उसको निकाला जाता है कि कितने लोग ट्रस्टेड हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो ये जो इंडिकेटर्स है, इस आधार पर इस रिपोर्ट को जारी करता है एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रिपोर्ट का नाम। इसमें अभी इंडिया की ऑल ओवर रैंक आई है तीसरी, ट्रस्ट के आधार पर तीसरी, मतलब पूरे वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर हैं इस रिपोर्ट में, जिसको सबसे ज्यादा भरोसा है अपने इंस्टीट्यूशन पर।
पहले नंबर पर आता है इस रिपोर्ट में चाइना, सेकंड पर आता है इंडोनेशिया और थर्ड पर है इंडिया। ग्लोबल कम्युनिकेशन फर्म है एडलमैन जिसका नाम है, यह रिपोर्ट जारी करता है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2025 की हाल ही में रिपोर्ट आई। ओवरऑल ट्रस्ट के आधार पर अपनी संस्थाओं पर, देखिए 4 डायमेंशंस के आधार पर ट्रस्ट देखा जाता है, 4 चीजों पर। एक तो गवर्नमेंट अपने देश की, अपने देश के बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने भी बिजनेस हो, मीडिया समूह जो हमारी पत्रकारिता है वो, और एनजीओस, उस पर उस देश के सिटीजन्स का कितना ट्रस्ट है अपने देश के इन 4 चीजों पर। तो सबसे ज्यादा अपनी संस्थाओं पर ट्रस्ट दिखाया है चाइना ने, पहले नंबर पर है इस रिपोर्ट में, दूसरे पर इंडोनेशिया और तीसरे पर आता है इंडिया। हाई इनकम ग्रुप की बात करें तो भारत का स्थान ग्लोबल लेवल पर चौथा है, मतलब हाई इनकम ग्रुप वाले जो देश है उनमें हम चौथा हैं, ओवरऑल में तीसरे हैं। अभी हमने जिसकी बात की, भारत का स्थान ग्लोबल लेवल पर चौथा है हाई इनकम ग्रुप में, पहले पर इंडोनेशिया, सेकंड पर सऊदी अरब और तीसरे पर चाइना है। हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं ना, उनको संस्थाओं में परसेंटेज वाइज 80% कॉन्फिडेंस है अपनी संस्थाओं पर। जो रईस तबके हैं, हायर इनकम वाले जो ग्रुप्स हैं, है ना, मिडिल क्लास के ऊपर, उनमें जो सर्वे हुआ है उसमें 80% तक उनको कॉन्फिडेंस है अपनी संस्थाओं पर, ट्रस्ट है। लोअर इनकम वाले ग्रुप में इंडिया आता है तीसरे स्थान पर। जो हमारे लोअर इनकम वाले लोग हैं ना, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर 65% ही ट्रस्ट है। लेकिन ऑल ओवर हम तीसरे स्थान पर हैं ट्रस्ट के मामले में, यह भी याद रखिएगा। पहले स्थान पर है चाइना। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर किस आधार पर तैयार किया जाता है पता चल गया। 2025 में 25वां एडिशन है, फर्स्ट एडिशन आया था 2001 में, जारी करता है एडलमैन इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी 1952 में। लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम का क्या नाम है? तो पहला स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम, इसे नाम दिया गया है SSI मंत्रा। आंसर बी। अच्छा है क्या? देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम को। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर अब बहुत कम है इंडिया में। एक डॉक्टर अगर कोई मान लो स्पेशलिस्ट है, वो बैठा है नोएडा में, अब नोएडा में बैठा है और इंदौर में किसी मरीज का अगर हार्ट सर्जरी करना है, अब वो नहीं जा पा रहा है, बहुत इमीडिएट, तो ये एक प्रणाली है जिसके माध्यम से नोएडा में बैठकर जो डॉक्टर है वो सर्जरी करेगा इंदौर के मरीज की। वहां पर जैसे क्या होता है कि एक टीवी लगी है डॉक्टर के सामने, और उसके पास जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, वैसे रिमोट है, मतलब रिमोट नहीं है पर वो इक्विपमेंट ही समझो आप, वो जुड़े हुए हैं। अब वो स्क्रीन देख रहे हैं और उनके हाथ में जो चीजें हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चीजें हैं, जो भी उनकी मशीन्स बोल लें, अब वो टीवी पे देख रहे हैं और वहां पर मशीन चला रहे हैं। और इंदौर में जो ऑपरेशन थिएटर में ये मशीन लगी हुई है ना, जो आप देख रहे हैं, ये इंदौर में उस मरीज का हार्ट सर्जरी कर रही है। मतलब इस पूरे इक्विपमेंट को नोएडा में बैठा हुआ वो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है। तो ये है सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है SSI मंत्रा। लेकिन स्वदेशी रूप से निर्मित ये इंडिया का पहला है SSI मंत्रा, है ना। सफलतापूर्वक 2 कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी भी इसने की है, जहां पर जो पेशेंट था ना वो जयपुर में था और जो सर्जन थे वो गुड़गांव में बैठे थे, और सफलतापूर्वक यहां पर सर्जरी हो गई। स्वदेशी रूप से निर्मित पहला सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम, नाम क्या है इसका? SSI मंत्रा। ठीक है, मंत्रा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम। इसे मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी SSI लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा SSI मंत्रा। ठीक है, तो यहां पर हमने 23 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या था? 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो वो स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। कौन? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। हाल ही में लॉन्च हुई द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब के लेखक कौन है? तो ये लेखक है पंकज मिश्रा।
हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 6.7%। कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पार्टनर कंट्री बना है? नाइजीरिया। हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में विदर्भ को हराकर खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है कर्नाटका स्टेट ने। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव उपयोग के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। हाल ही में चीन ने किस नाम की दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया? तो यह है तियानशान शैंगली टनल, जो कि है चाइना में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे टनल। हाल ही में भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे ईडा के नाम से जाना जाता है, इसने नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए समझौता किया है नेपाल से? तो यह है कर्णाली जल विद्युत परियोजना नेपाल में। ये सारे क्वेश्चन हो गए, कल के रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर चलें। राज्य और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 317 में। 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था इंडिया का? तो ये प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाओं का लिंगानुपात था। भारत की 43 यूनेस्को साइट या फिर विश्व धरोहर स्थल है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें यूनेस्को की 43 इंडिया की, तो ये चराईदेव मोईदाम जो कि असम में देखने को मिलते हैं है ना, चराईदेव मोईदाम के नाम से इन्हें जाना जाता है। 43वीं यूनेस्को साइट है इंडिया की। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? काली सिंध और पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? और 8 डिग्री चैनल किन दो प्लेसेस को अलग करता है? किन दो स्थलों को या स्थानों को अलग करता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।